एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम फॉर हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप लोगों की बिहार एसआई की क्लास में, जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो जितने हमारे प्यारे छात्र हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस थोड़े से अलग आप लोगों को लगने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस लगेंगे मैम वही पुराने क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी सी बुद्धि खोलने की आवश्यकता होगी। तो अब करते हैं अपने इन्हीं क्वेश्चंस को आगे करना स्टार्ट, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों की बात करती हूँ तो वह सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है स्टूडेंट्स? वह है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। देखो, जब मैंने आपको एसिड्स वाला चैप्टर पढ़ाया था, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसके अंदर मैंने आपको दो प्रकार के एसिड्स पढ़ाए थे। पहला था आपका कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है। और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो कार्बोनिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, इसको जब हम कंप्रेस करके अपनी पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स के अंदर भरते हैं या सोडा बॉटल के अंदर भरते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है? यहां से कार्बोनेटेड ड्रिंक मिल जाती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक मिल जाती है, यानी कि जिसके अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऐसी ड्रिंक हमें मिल जाती है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्या पता चलता है? दूसरी बात स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से यह भी पता चलता है कि ये जो आपका कार्बोनिक एसिड होता है, इसके अलावा खट्टापन के लिए, खट्टापन के लिए हम यहाँ पे एक और गैस का, एक और एसिड का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा है? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो आपके ये दो एसिड्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल क्या है आप लोगों के लिए? जो पहला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। शीतल पेय के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन या ऑक्सीजन। इजी क्वेश्चन, टीक्यू है ये आप लोगों के लिए। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोनिक एसिड वहां पे बन जाता है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहां पे ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम दैट वर्क्स एज अ मीट टेंडराइजर। इनमें से कौन सा एक एंजाइम ऐसा है जो मीट टेंडराइजर का काम करता है? अच्छा देखो, अगर हम मीट टेंडराइजर का मान देखें, टेंडराइजर, या फिर पहली चीज तो एंजाइम ही देख लीजिए। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम आपका एक प्रकार का प्रोटीन होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या कर रहा है? जो किसी चीज के अंदर कैटलिस्ट का काम कर रहा है। प्रोटीन दैट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट, वर्क्स एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। एक प्रोटीन जो उत्प्रेरक का काम करता है, प्रोटीन जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। किस चीज का कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक, जो क्या बोलते हैं, प्रोटीन जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है? ये जो प्रोटीन है ना, ये दूसरे प्रोटीन्स को पचाने में मदद करता है, ठीक है। एक चीज ना, एक ट्रिक यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके जितने भी ऐसे एंजाइम हो जिनके पीछे IN आ रहा है, जितने भी ऐसे एंजाइम हो जिनके पीछे IN आता है, हम उनको क्या जानते हैं कि वो प्रोटीन पाचन में मदद करते हैं, प्रोटीन डाइजेशन में मदद करते हैं। चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे वो रेनिन हो, चाहे वो ट्रिप्सिन हो, चाहे वो कैसिन हो, चाहे वो पैपिन हो, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं आपके? ये सब आपके प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। मीट भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और जब हमें उसका पाचन करना होगा, उसको गलाने की प्रक्रिया करनी होगी, तो उस सब के लिए आपको इसी एंजाइम की आवश्यकता होगी। तो यहां देखिए, यहां पे इनमें से हमारे पास कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो सकता है? तो देखो, एमाइलेज, ग्लूकोज,
लाइपेज। अब इन तीनों में से देखो हमें क्या करना है, उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको तोड़ने का काम करना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिसके पीछे IN आ जाएगा वो क्या है, वो आपका प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। जिसके पीछे एज आ जाता है वो क्या हो जाएगा, वो आपका एंजाइम है। और जिसके आगे एमाइल है वो क्या कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, और जिसके पीछे जिससे पहले लाइपा है या लाइपो है, वो फैट को पचाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे देखो ये फैट को पचाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, ये प्रोटीन को पचाएगा, और ये ग्लूकोज है, ये किसी चीज को पचाता नहीं है, खुद का फाइनल प्रोडक्ट है, ये खुद एक फाइनल प्रोडक्ट है, किसी को पचाता नहीं है, खुद टूट के आपको एनर्जी दे देता है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए जो मैं लेके आई हूँ, इनके अंदर आपको क्या सिंपल सी चीजें ध्यान रखनी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन यह भी है कि मीट टेंडराइजर में आप किसका इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपको ये जो सारी चीजें मिल रही है इनमें से हमें पचाना है प्रोटीन, तो प्रोटीन को पचाने के लिए आप पैपिन का इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे अगर मैं इस पैपिन की बात करती हूँ, ये पपाया के अंदर पाया जाता है, पपीते के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, ये पपीते के अंदर आपको यह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सा एंजाइम यहाँ पे कार्य करेगा, पैपिन एंजाइम यहाँ पे कार्य करता है। आई होप सो दिस ऑल इज क्लियर टू यू। ठीक है, अच्छा जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेलस डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर दी, जो मेलस डोमेस्टिका होता है वह डैश का वैज्ञानिक नाम है, केले के पेड़ का, अनानास के पौधे का, एप्पल के पेड़ का या आम के पेड़ का, इनमें से किसका नाम जो होता है वो मेलस डोमेस्टिका होता है। देखो जब भी मैं इन सब चीजों की बात करती हूं, कई बार ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एप्पल और एप्पल ट्री, या फिर एप्पल की जो फ्रूट वो आ जाएगी, एप्पी फिज आ जाएगी, एप्पल का जूस आ जाएगा, क्या इन सब के अलग अलग नाम होंगे? नहीं, बेसिकली क्या है, वो जो उसमें जो मेन प्रोडक्ट है वो तो आपका एप्पल ही है ना। ठीक है, और अगर वो जो मेन प्रोडक्ट है अगर वो आपका एप्पल ही है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर आपको एप्पल का नाम पता है, एप्पल ट्री, एप्पल जूस, सबका नाम बता दोगे। तो बेसिकली यहाँ पे जब मैं मेलस डोमेस्टिका की बात करती हूँ, यह क्या है, यह एप्पल ट्री का नाम होता है। ठीक है, किसका नाम होता है, एप्पल ट्री का। अब आपका होमवर्क रहेगा कि आपको मैंगो, बनाना और पपाया, इन तीनों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोटस का नाम बताएंगे, आप एलिफेंट का नाम बताएंगे, ये सब नाम आपको बाद में कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, नाम आप लोगों के अगले लाइव क्लास के अंदर लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द हार्डेस्ट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। बताते बताते बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत बार बता दिया है, लगभग हर क्लास में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देती हूं कि आपका जो दांत होता है, आपका जो दांत होता है, ये आपका डेंटिन, इसके ऊपर एक आपकी हार्ड लेयर होती है और इसको हम कहते हैं इनामेल, यानी कि दंत तामचीनी कहते हैं। और यही क्या है, आपके शरीर की सबसे ज्यादा हार्डेस्ट लेयर होती है। गम्स के अंदर आपकी ये जो है पूरी की पूरी तभी होती है, और यहाँ पे सीमेंटम होता है जिसके थ्रू दांत आपकी हड्डियों से चिपका होता है। ये क्या है, सीमेंटम है, जिससे आपका दांत हड्डियों से क्या होगा, चिपका रहेगा। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि आपका दांत हड्डियों से किसके माध्यम से चिपका होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ डैश लीड्स टू क्वेशियोरकर, कि इनमें से किसकी कमी से क्वेशियोरकर नामक रोग होता है? तो मैरास्मस और क्वेशियोरकर, ये दोनों रोग जो होते हैं
मरास्मस और क्वेशियोरकर, ये दोनों जो रोग होते हैं ये आपके प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग या गलगंड रोग हो जाता है, आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, कैल्शियम की कमी के कारण वीकनिंग ऑफ बोन्स हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कैल्शियम की कमी से ओस्टियोपोरोसिस, आयरन की कमी से रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया, आयोडीन की कमी से गॉइटर यानी कि घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 क्या है आप लोगों के, बाकी सारे हमने यहाँ पे रोग भी देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स विच वन लेज द लार्जेस्ट एग? इनमें से कौन सा जो पक्षी है वह आपका सबसे बड़ा अंडा देता है? पहला है किवी, दूसरा है इमू, तीसरा है ऑस्ट्रिच और चौथा है फ्लेमिंगो। आप लोग इसके अंदर क्या आंसर करोगे? इनमें से कौन सा पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है? कौन सा पक्षी? अब देखो, आप में से अगर किसी को पता हो सबसे बड़ा कोशिका कौन सी होती है तो आप वहां से सही आंसर निकाल सकते हो। सबसे बड़ा अंडा देता है। अच्छा, अगर मैं इन पक्षियों की बात करूं ना, ये पक्षी जो होते हैं यह भी जानवर के संघ में आते हैं। इनके जो आगे वाले हाथ होते हैं चतुष्पादी होते हैं, इनके जो आगे वाले 2 हाथ होते हैं, 2 जो लिम्स होते हैं वो पंखों में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इनका हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है, यानी कि इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? 4 कक्षों का हृदय मिलता है। ठीक है, इनके पूरे शरीर के ऊपर क्या होते हैं? पंख होते हैं, पंख के ऊपर वैक्स होता है। ठीक है, और इसी वजह से आपने देखा होगा बारिश में भीगने के बाद वो फटाफट से ऐसे ऐसे करते हैं, पूरा उनका क्या निकल जाता है? पानी निकल जाता है, जो भी एक्सेस ऑफ वाटर उन पे चिपका हुआ है, उसके बाद फिर वो आराम से उड़ पाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो हड्डियां होती है ना वो वायवीय होती है। वायवीय मतलब उनके अंदर ना खाली जगह होती है हड्डियों के अंदर, जिसकी वजह से इनका शरीर हल्का होता है और ये उड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें पक्षियों से रिलेटेड हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं, जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग जो होता है, शुतुरमुर्ग, हाँ ठीक है, जो शुतुरमुर्ग होता है वह क्या है? वह आपका ऐसा आपका जानवर है जो क्या करता है? जो आपका सबसे बड़ा अंडा देता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जब हम एप्पल को कट करते हैं, जब हम एप्पल को कट करते हैं तो आपका जो एप्पल है वह क्या हो जाता है? वह मुरझा सा जाता है थोड़े टाइम बाद। तो उसमें ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो मुरझा जाता है? तो इस बात को समझिएगा कि आपका जब एप्पल डिस्कलर होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? एप्पल जब आप लोगों का डिस्कलर होता है, आपने एप्पल को काटा, काटने के बाद आपने देखा कि थोड़े टाइम बाद उस पर पीली पीली सी परत जम गई या ब्राउन ब्राउन सी परत जम गई। तो किस वजह से हुई? सिंपल सी चीज है ना, आपको पता है एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन गैस के साथ क्या करता है आपका ये जो एप्पल में जो मैलिक एसिड होता है, एप्पल में जो मैलिक एसिड होता है वह रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और यहां पे एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम क्या है? ऑक्सीडेज। कौन सा ऑक्सीडेज? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। ठीक है, एक ऐसा एंजाइम है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जो क्या करता है? इस अभिक्रिया को और तेज कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? और तेज कर देता है इस अभिक्रिया को, और अल्टीमेटली क्या होता है? आपका एप्पल जैसे ही काटोगे वैसे यहाँ पे एंजाइम रिएक्ट करना स्टार्ट करता है, मतलब करवाना स्टार्ट करता है, ऑक्सीजन की रिएक्शन कराता है, और इस वजह से क्या होता है? आपका जो एप्पल है वो पीला या ब्राउन होने लगता है। तो यहाँ देखो, याद करने का क्या तरीका है? ऑक्सीडेशन करानी है ना, तो कोई ऐसा एंजाइम चाहिए जो ऑक्सीडेशन कराए। पूरे में से हमें कौन दिख रहा है ऑक्सीडेशन कराने वाला? पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज यहाँ पे सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें क्या दिखता है? आइंस्टाइनियम तत्व का रासायनिक प्रतीक में से कौन सा प्रतीक होता है? ET, ES, EI या EN? तो यहां ध्यान दीजिएगा, आइंस्टाइनियम जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर होता है 99। ये आपका एक एक्टिनॉइड है, ठीक है। ये क्या है? आपका एक एक्टिनॉइड होता है और ये क्या है? इसका सिंबल क्या है? ES है और ये एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे ये नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन अणु में, मीथेन के परमाणु में मीथेन के अणु में कितने परमाणु होते हैं? हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन? मीथेन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे मीथेन के एक अणु में 4 परमाणु आपको देखने को मिलते हैं। भाई अभी अभी आप लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर किया है, ठीक है। और अगर आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर किया है तो आपने मीथेन पढ़ा है। मिथ का मतलब 1, एन का मतलब CN H2N +2। तो यहां पे देखो C1H4 हो जाएगा। तो यहां पे कितने कार्बन हुए? 4 हुए। निकालना कोई मुश्किल बात नहीं थी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा जो चीज होगी उसका घनत्व सबसे अधिक होगा? देखो, सामान्य तापमान मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन का टेम्परेचर होता है, 27 डिग्री सेल्सियस हम इसको बोल देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन एक और कि 27 डिग्री सेल्सियस को जब हम फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना आ जाता है, आपको यह भी बताना है, ठीक है। तो आपको बताना होगा फ़ारेनहीट में ये टेम्परेचर कितना रहेगा। और अगर मैं फ़ारेनहीट की बात करूं, आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है, 9/5 इंटू 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर दोगे तो आपको फ़ारेनहीट टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर लिख के दीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे बात आती है कि इनमें से सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? अच्छा देखो स्टूडेंट्स, जब हम घनत्व की बात करते हैं तो सिंपल सी बात क्या आती है कि घनत्व हम उस चीज का देखते हैं, मतलब उसके अंदर ना घनत्व मतलब क्या, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो काफी नजदीक हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपके काफी ज्यादा नजदीक होते हैं और इन नजदीक मॉलिक्यूल्स के होने के कारण क्या होगा? इन नजदीक मॉलिक्यूल्स के होने के कारण आप लोगों का जो मतलब जो आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आपका ये चीज रहती है, यह क्या हो जाती है? जो भारी चीज होगी वो नीचे बैठेगी, जिसके मॉलिक्यूल्स नजदीक उसके अंदर घनत्व ज्यादा। जैसे कुछ चीज जिसमें घनत्व हमें ज्यादा दिखे, अभी एग्जांपल्स में ले सकूं मैं यहाँ मुझे अभी ऑल ऑफ सडन कुछ चीज नहीं दिख रही है, लेकिन चलो मैं यहाँ पे 2 आपके कंपोनेंट्स ले लेती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 4 अलग अलग तत्व लिए आपके। पहले तत्व के अंदर सेम बॉक्स है, सब बॉक्सेस का साइज एकदम सेम है, सब पार्टिकल्स का साइज एकदम सेम है। इस बॉक्स के अंदर आपने कितनी बॉल्स पुट कर दी? 12 बॉल्स पुट करी। यहाँ पे आपने 6 बॉल्स पुट करी, यहाँ आपने 3 बॉल्स पुट करी और यहाँ आपने 1 बॉल पुट करी, ठीक है। अगर मैं इन सबको देखूं, इनमें से सबसे ज्यादा जो देखो एक ही बॉक्स है, इनमें से सबसे कम तरीके से कौन हिल सकता है? तो आप कहोगे मैम ये ज्यादा बेचारे जो है ना, इनके पास थोड़ा कम जगह है इधर उधर घिरने के लिए, इधर उधर मूव करने के लिए। तो अगर इनके पास बहुत ही कम जगह है इधर उधर मूव करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है? ये इनके पास ना, ये इनका घनत्व थोड़ा ज्यादा है, उतने से एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। यहाँ पे जहां पे 6 हैं, उतने ही सेम आपका जो एरिया है उसमें 6 लोग रह रहे हैं, सेम एरिया में 3 लोग रह रहे हैं, सेम एरिया में 1 लोग रह रहे हैं। तो देखो इनमें से भारी कौन होगा? आप कहोगे मैम ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा सा भारी होगा, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा घनत्व होता है उतना ही वो चीज क्या होती है? भारी भी होती है। अब यहां पे मैं इस बात को क्यों बता रही हूं कि जितना ज्यादा घनत्व होगा उतनी वो चीज भारी भी होगी? क्योंकि चीज बच्चे ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे घनत्व ज्यादा हो रहा है और वो भारी भी है, तो अगर आप उन सबको एक साथ रखोगे ना, तो उनमें से जो भारी चीज होगी वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। जैसे आपने बचपन में कभी ऐसा करा हो, गलती से कर दिया हो, नारियल के तेल को पानी समझ के एक साथ ही मिला दिया हो,
ठीक है, तो क्या होता है, नारियल का तेल ऊपर आ जाता है और पानी क्या होता है, नीचे रह जाता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे फिर उसके बाद जो है ना उस पूरे पानी को फेंक देते हैं कि ओ शिट ये तो मुझसे गड़बड़ होगी। अरे बच्चा उसको फ्रीज कर दो, फ्रीज करोगे तो नारियल का तेल ऊपर आ जाएगा, पतली पतली उसकी लेयर, मतलब वो नारियल का तेल इकट्ठा होके आप उसको निकाल सकते हो, पानी को अलग कर दोगे। इसको कहते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। ठीक है ना, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो। ठीक, तो वहां देखो अब आप क्या करोगे, जब आप इन सब चीजों को एक साथ एक ही टेस्ट ट्यूब में डाल देते हो, परख नली में डाल देते हो, तो आप क्या देखोगे, इनमें से ये जो आपका वाटर है ये सबसे नीचे जाके बैठ जाएगा और जो डीजल होगा वो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, डीजल सबसे ऊपर होगा और अल्टीमेटली क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमें यह पता चला कि आपका जो वाटर है वो आपका सबसे ज्यादा घना है। ठीक है, बात क्लियर हुई, चमका के नहीं चमका, चलो चमक ही चुका है। अब हम आगे चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल स्टूडेंट्स यह कहता है आप लोगों से, निम्नलिखित में से किस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश का, किस रंग का तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ विच लाइट इज मोर देन येलो लाइट। अब देखो आप लोगों को बचपन से आपने पढ़ा है विबग्योर। ठीक है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है विबग्योर, और अगर मैं इस विबग्योर की बात करती हूं, अगर मैं इस विबग्योर की बात करती हूं, ये है आपका वॉयलेट यानी कि बैंगनी रंग। ठीक है, और ये है आपका लाल रंग यानी कि रेड। ठीक, और आप लोगों से पूछा है येलो कलर। हाँ, तो येलो कलर यानी कि पीले रंग से तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा है, तो देखो ये जो वॉयलेट है ना इसकी वेवलेंथ बहुत कम है। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ कम है, शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ काफी हाई होती है। वेवलेंथ का मतलब मैंने आप लोगों को शायद कभी जब आप लोगों ने बिहार एसआई के लिए पढ़ी थी फिजिक्स, तब मैंने आपको बताया था वेवलेंथ का मतलब है एक वेव जब कंप्लीट होती है तो उसकी लंबाई कितनी आई। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये वेवलेंथ होती है इतनी। ठीक है, अगर ये लाल, अगर ये क्या बोलते हैं लाल की वेवलेंथ है, इसको मैं लाल रंग से बना देती हूँ थोड़ा। अगर ये स्टूडेंट्स लाल रंग की वेवलेंथ है तो मैं अगर यहीं सेम में अगर पर्पल कलर की वेवलेंथ बनाऊं ना, तो मुझे पता है वो कैसी दिखेगी। पर्पल कलर की वेवलेंथ कुछ ऐसी दिखाई देगी, और देखो वो यहीं पे आके रुक गई। ठीक है, वो यहीं पे आके रुक गई, मतलब उसकी वेवलेंथ क्या हुई, उसकी जो लंबाई हुई वो काफी कम रही लाल वाली से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ बहुत ही कम है, लाल वाले की वेवलेंथ ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो आपकी वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। तो अब देखो ये येलो है, हमें कंपेयर करना है नीला, नारंगी, हरा और बैंगनी। अगर आप यहाँ पे देखो येलो से ये बैंगनी, नीला, हरा ये सब ऊपर है, मतलब इनकी जो वेवलेंथ है वो छोटी है, लेकिन जो ऑरेंज है इसकी वेवलेंथ क्या है, लंबी है। ठीक है, ऑरेंज की वेवलेंथ क्या है, लंबी है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द प्लांट्स टॉलरेंट टू द डेजर्ट कंडीशंस आर कॉल्ड। रेगिस्तानी परिस्थितियों में सहिष्णु पौधे को क्या कहा जाता है, ज़ेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या पॉलीफाइट। देखो फाइट शब्द का मतलब क्या होता है, प्लांट। ठीक है, फाइट शब्द का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है। अब आगे अगर आपने रूट वर्ड को पकड़ लिया तो फिर सब इजी है। ज़ेरो का मतलब क्या होता है, ड्राई, मतलब सूखा, सूखा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हाइड्रो का मतलब क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हाइड्रोस्फीयर मतलब ये क्या है, वाटर से रिलेटेड है, जल।
हैलो का मतलब क्या होता है? हैलोजेंस पढ़े हैं ना, क्यों बोलते हैं हैलोजन? बताया था ना मैंने, क्यों बोलते हैं हैलोजेंस ग्रुप 17 को? क्योंकि वो नमक बनाने में मदद करते हैं। तो हैलो का मतलब क्या हुआ? सॉल्ट हुआ। नेक्स्ट आता है पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे। तो अब देखो यहां पे रूट वर्ड आपको पता है, अब इनसे आप क्या आंसर नहीं निकाल सकते? क्या आप इनसे आंसर नहीं निकाल सकते? तो देखो ज़ेरोफाइट क्या होंगे? जो सूखे एरिया में रहने वाले प्लांट होंगे। हाइड्रोफाइट क्या होंगे? जो जल में रहने वाले पादप होंगे। सॉल्ट में रहने वाले पादप क्या कहलाएंगे? हेलोफाइट कहलाएंगे। और बहुत सारे झुंड में एक साथ रहने वाले पादप क्या कहलाएंगे? पॉलीफाइट कहलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? क्या करोगे आंसर? आंसर आ जाएगा आपका ज़ेरोफाइटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ज़ेरोफाइट हो गया। रूट वर्ड याद रखोगे, सब याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितनी मूलभूत एसआई इकाइयां होती हैं? मतलब ये है टीक्यू। तो चलिए इस टीक्यू का आंसर आप लोग इतने करो, इतने में सारी एसआई इकाइयां लिख देती हूं। पहली हो जाती है आपकी लेंथ। पहली कौन सी है? लेंथ है, यानी कि लंबाई होती है, और उसको हम किस में मापते हैं स्टूडेंट्स? मीटर में मापते हैं। दूसरी है आपकी मास, यानी कि द्रव्यमान। और यह क्या होती है स्टूडेंट्स? यह होती है किसमें मापी जाती है? एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई मात्रक क्या होगी? किलोग्राम। तीसरा आ जाता है फिर मास के बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है स्टूडेंट्स आपके लिए टाइम, यानी कि समय, और इसको मापते हैं हम सेकंड्स में। फिर उसके बाद आ जाता है आपका टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर यानी कि तापमान की बात करती हूं तो आप इसको मापते हो केल्विन में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम यहां तो सेल्सियस आना चाहिए, लेकिन सेल्सियस बच्चा यह आपका कौन सा तापमान रहता है? अगर मैं सेल्सियस की बात करती हूं तो वह आपका जो है क्या बनेगा? सीजीएस इकाई में मापा जाएगा, लेकिन अगर मैं एसआई यूनिट में बात करती हूं तो केल्विन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका करंट, यानी कि विद्युत धारा। अगर मैं विद्युत धारा की बात करती हूं तो विद्युत धारा स्टूडेंट्स क्या रहेगा? वह आप मापा जाता है एम्पियर में। ध्यान रखिएगा अभी तक मैंने जितनी भी चीजें लिखी उसमें के ये वाला केल्विन वाला और उसके साथ साथ ए, सिर्फ ये दो चीजें बड़ी हैं, बाकी चीजें मैंने क्या लिखी हैं? सब छोटी ही लिखी है। ठीक है, बाकी सब चीजें मैंने कैसी लिखी है? छोटी ही लिखी है। नेक्स्ट आ जाता है फिर उसके बाद आ जाता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको हम किस में नापते हैं? कैंडेला में नापते हैं, जिसमें कि सी कैपिटल है और डी स्मॉल होता है। इसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता। देख रहे हो कभी कभार इतने इजी सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। लास्ट आ जाता है आपका क्वांटिटी ऑफ मैटर, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को किसमें मापा जाता है? पदार्थ के मूल को, पदार्थ की भार को किसमें मापा जाता है? मैटर मोल में मापा जाता है। MOLE इसका फुल फॉर्म होता है, और हम इसको लिखते कैसे हैं? MOL से। कितनी हो गई आप गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? बेसिक एसआई इकाइयां कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। ओके, ये क्वेश्चन अभी बताया था कि परमाणु तत्व डैश तत्व की परमाणु संख्या 99 है। तो मैंने अभी बताया था आइंस्टीनियम, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे जो आपका तत्व है उसकी परमाणु संख्या क्या रहती है? 99 रहती है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is incorrect for the class of apes of animal kingdom? पशु राज्य के या पशु संघ के वर्ग एव्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अभी बताया था। अगर इसको आंसर गलत किया ना फिर तो ऐसे है, फिर तो पढ़ाया लिखाया सब बर्बाद है। तो बेसिकली देखो क्या ये अंडे देते हैं?
यस, ये अंडे देते हैं। क्या इनके जो अग्रपाद होते हैं, मतलब जो उनके आगे वाले जो हाथ होते हैं, चतुष्पादी होते हैं ना ये भी, तो क्या इनके आगे वाले हाथ को पंख बन गया होता है? यस, बिल्कुल सही, इनके आगे वाले जो हाथ होते हैं वो पंख में डेवलप हो गए होते हैं। तीसरा क्या है? देयर बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया था ना, फेदर्स पे वैक्स होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों बातें तो सही हैं, लेकिन इनका जो हृदय होता है वो कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 प्रकोष्ठ का हृदय होता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत हुई? आप कहोगे मैम बी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। पहला तो ये स्टेटमेंट है वो अंडे देते हैं, दूसरा है उनके पास 2 कक्षीय हृदय है, ये बात बिल्कुल गलत हो गई है। उनके पास 4 कक्षीय हृदय होता है। उनके प्रकोष्ठ, उनके अग्रपाद, इसको लिखेंगे अग्रपाद, उनके अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो गए होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक, और लास्ट आ जाता है उनका शरीर पंखों से ढका हुआ होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर कौन सा गलत था? बी आंसर यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे ना इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार हाइब्रिड चीज में पूछ लिए जाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। देखो क्वेश्चन है, इन ऑफस्प्रिंग ऑफ फीमेल टाइगर एंड मेल लायन इज कॉल्ड, मादा बाघ और नर शेर की संतान को क्या कहा जाता है? देखो हमेशा ध्यान रखना, चाहे जो कोई भी एनिमल ब्रीड हो, वहां पे आप पहले मेल को रखोगे और फिर फीमेल को रखोगे। ठीक है, पहले मेल फिर फीमेल। यहाँ पे देखो मेल कौन है? लायन है, तो लायन प्लस टाइगर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा लाइगर। ठीक है, क्या बनेगा? ये लाइगर बनेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं बेटा बताए टाइगॉन क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? मैम मेल होगा टाइगर और फीमेल होगी लायन, तो उनकी जो हाइब्रिड संतान मिलेगी वो क्या मिलेगा? टाइगॉन मिलेगा। अच्छा, अगर मैं लिपोन बोलूं, लियोपोन कौन होगा? तो मेल लेपर्ड, मेल लेपर्ड, और अगर फीमेल लायन का जो बच्चा होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा लेपोन। ठीक है, और अगर जैगलियन की बात करी तो जैगवार होगा मेल और लायन होगी फीमेल, तो उससे क्या मिलेगा? जैगलियन मिलेगा। तो आंसर क्या बना यहाँ पे? देखो लीगर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? लाइगर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। होप सो ये बात क्लियर हुई होगी। आगे भी हाइब्रिडाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें कुछ ये जो जंतु हैं इनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है इन जंतुओं को दिक्कत? क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस आर नॉट अलाउइंग देम कि वो अपने जीवन को आराम से जी सके। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इनमें से जो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है, इनमें से ये जो आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं ये वाले आपके किस कॉमन नाम से ये जाने जाते हैं? आपको यह बताना है इनमें से ये कौन से कॉमन नाम से जाने जाते हैं। तो देखो ऑप्शंस है आपके पास, ब्लीचिंग पाउडर, विनेगर, डिटर्जेंट पाउडर या बेकिंग सोडा। अच्छा, अगर देखो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की बात करते हैं, CaOCl2 इसका होल फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला? एक सेकेंड, CaOCl होल ट्वाइस, यह इसका फॉर्मूला हुआ। और जब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये हमें फॉर्मूला किस चीज का मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर का मिलता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर वही जिससे क्या करते हैं आजकल मोर बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं मोर? भैया बालों को कराया सफेद, सफेद के बाद उस पर क्या किया? 10-12 रंग पोत दिए, हरा रंग, नीला रंग, लाल रंग, हर तरह का रंग पोत दिया, तो क्या बन जाते हैं हम? मोर बन जाते हैं इसी ब्लीचिंग पाउडर की मदद से। इसी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है आप लोगों के किस चीज के लिए? इसी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है पेपर को सफेद करने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं आपकी? ब्लीचिंग पाउडर से बनती है। अच्छा, विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, 5% एसिटिक एसिड, बाकी क्या है 95% इसमें वाटर होता है। बाकी डिटर्जेंट पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब चीजें मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सोडियम के ही कंपाउंड्स होंगे, सोडियम के ही सॉल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक
A Japanese alcoholic beverage is made from fermented. सेक जो होती है ये एक जापानीज मादक पेय है, ठीक है, मतलब जापानी दारू है। जैसे गोवा के अंदर आपने सुना होगा, गोवा में एक दारू बनती है जिसका नाम है फेनी, ठीक है, एक प्रकार का अल्कोहल है जिसका नाम है फेनी, और ये फेनी आपकी काजू से बनती है, कैश्यू से बनती है, ठीक है, कैश्यू यानी कि काजू से बनती है, ठीक है। इसी प्रकार ये जो सेक है ये जापानीज अल्कोहलिक मादक पेय है जो किण्वित करके बनता है। किसको किसको किण्वन करते हो, किसका आप फर्मेंटेशन करते हो, सोयाबीन का, ओटमील का, राइस का या व्हीट का? क्या आंसर करोगे कि यहाँ पे सेक जो बनता है वो चावल का फर्मेंटेशन करने के बाद मिलता है, ठीक है। किसका फर्मेंटेशन करने के बाद मिलता है? चावल का फर्मेंटेशन करने के बाद हमें यह मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, डैश इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द, डैश इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। पता है क्या होता है, जब आप अपना टेस्ट कराते हो उस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपके शरीर के ये जो जोड़ होते हैं ना, वहां पे क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको दर्द होने लगता है, ठीक है। तो आपको ये जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को क्या हम मायस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं, गाउट कहते हैं, टेटनी कहते हैं या फिर ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं? तो आप यहाँ क्या आंसर करोगे? यहाँ पे गाउट बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डैश इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशन। ओजोन की एकाग्रता, एकाग्रता मतलब सांद्रता, यहां पे ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है सांद्रता। ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई कौन सी है? चेन है, रॉड है, सॉटे माइल है या फिर स्टैट्यूट माइल है या फिर डॉब्सन इकाई है? इजी क्वेश्चन एज इट इज मैंने क्वेश्चन उठाया है आपके एक एग्जाम से, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? डॉब्सन इकाई हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आई होप सो सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा, और इन केस अगर कुछ भी चीज लगे कि मैम नहीं समझ में आई, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। दूसरी बात क्या आती है स्टूडेंट्स कि अगर मैं बात करूं किस चीज की, कि आप लोगों को और क्या ध्यान रखना है यहाँ, कि मैंने आप लोगों को 3 चीजें होमवर्क में दी हैं, मैंगो, बनाना और पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह दिन बहुत शुभ हो, और आने वाला जो साल है, जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, ज्योग्राफिकली जो सूर्य 66.5 डिग्री पे टिल्ट हो रहा है, जो उसका मूवमेंट है, मतलब टॉपिक ऑफ कैंसर पे अभी आ गया है, तो ये सब क्या करें, ये सब चीजें आपके लिए बहुत शुभ हो। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई करें और आप लोगों को तरक्की मिले, यही मेरी शुभेच्छाएं हैं। मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।